26 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स सबसे पहले प्लेस पर है। देखो आपके हर साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पक्का आता होता है कि मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कैसे मिक्स किया जाता होता है कि ये ज्योग्राफिकल मतलब कोई ना कोई टेम्पल या कोई ना कोई जगह दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये इंडिया के किस एरिया किस प्लेटू कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो इसके इसके साथ में आपका एक काम है, माउंट गिरनार जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये बेसिकली मैं बताता हूँ। वैसे ये जो आपका गुजरात का नीचे वाला पार्ट है ना, ये सौराष्ट्र का इलाका है जहां पे पानी की कमी है। सौराष्ट्र का इलाका है, गिरनार यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, तो ने कहीं पे भी आपके मैप के जो भी आप नोट्स बनाते हो उसमें गिरनार को सौराष्ट्र के इस इलाके में एग्जैक्टली मैप के ऊपर देख लोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे पड़ता है गुजरात की जो लाफिंग फेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रॉ करके रख लेना ताकि कभी ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने का कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता हो। ठीक है, कि किस टाइप का मैप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना एग्जाम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करना है वो इसी तरीके से होगा हमेशा। ईस्ट टू वेस्ट आ जाए, सौराष्ट्र एज ऑप्शन आ जाए, मैच दी फॉलोइंग करके, तो किसी भी तरीके से आ जाएगा, आपको पता होगा। हम मैप में ओवर द टाइम जितनी भी लोकेशंस होंगी इंडिया में उन्हें ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट सॉरी, और नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके पढ़ते जाएंगे, जिससे जितनी लोकेशंस कवर होनी चाहिए वो सारी की सारी हो जाएंगी। माउंट गिरनार बेसिकली सबसे पहले करंट अफेयर में क्यों है, यहाँ पे अभी ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे टेम्पल्स हैं, लोग वहां पे जाते हैं। माउंट गिरनार खासकर फेमस है हिंदूज और जैन्स दोनों के लिए। तो माउंट गिरनार के ऊपर बहुत सारे टेम्पल है, एक नहीं, मतलब ये चेन ऑफ माउंटेन्स है, सिर्फ एक माउंटेन नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो इनमें से मतलब इसमें से भी जो जैन टेम्पल्स भी जैसे हैं, जैन टेम्पल्स दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के टेम्पल्स यहाँ पे बहुत हैं। एक मिनट, तो ये जो जैन टेम्पल्स, ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के टेम्पल्स यहाँ पे बने हुए हैं। जो माउंट गिरनार है ये एक इग्नियस प्लूटोनिक रॉक से बना हुआ है। तो ये कौन सी फॉर्मेशन से बना होगा, इंडिया कहाँ से निकल रहा होगा अगर ज्योग्राफी की बात की हो। हाँ जी, ज्योग्राफी की बात करें, इग्नियस प्लूटोनिक रॉक से बना। इग्नियस रॉक्स जब इंडिया हॉटस्पॉट से पास कर रहा था बेसिकली, तब साउथ यहाँ। इंडिया वाला पोर्शन सर, जो हाँ जी, साउथ इंडिया वाला पोर्शन जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस थे वो हाँ वाले। जी, साउथ से लेके मिडिल तक, मतलब आपका सेंट्रल इंडिया जो आ गया वहां तक वो सारा, क्योंकि हॉटस्पॉट से पास किया है ना, तो यहाँ पे भी इग्नियस से बना हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी किस टाइम, इग्नियस का मतलब है कि यहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब कहीं ना कहीं से लावा निकला है यहाँ से। ठीक है, लक्ष्य आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी माइक की। हेलो, यस सर। ठीक है जी, चलो इसके बाद जैन टेम्पल्स में जो चीज आती है वो है तीर्थंकार। तीर्थंकार कौन होते हैं, सुना इनके बारे। बेसिकली जैनिज्म हिंदुइज्म की तरह ना बहुत ही पुराना रिलीजन है। जैनिज्म में जो जैनिज्म के मतलब एक तरह से गुरु हैं, ठीक है, अलग अलग एजेस में अलग अलग गुरुज एग्जिस्ट किए हैं, तो उनके जो रिलीजियस गुरुज हैं उन्हें तीर्थंकार बोला जाता है। टोटल 24 हो चुके हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब जैन्स की मॉडर्न हिस्ट्री में। जैनिज्म का नहीं तो मानना है कि आज तक इन्फानाइट, जब से पूरा यूनिवर्स बना है
इनफाइनाइट तीर्थंकार हो चुके हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया को एक लिबरेशन के पाथ पे डालते हैं, एक सही पाथ पे डालते हैं और उन्हें मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। तो मॉडर्न मतलब हमारे लिए जो एंशिएंट इंडिया है, इनके लिए वही मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है जैनिज्म में, उसमें 24 हुए हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे वो 24th ही थे। 24th कौन थे? महावीर स्वामी। बिल्कुल, महावीरा। ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म को पॉपुलर किया, पर उनसे पहले 23 और रह चुके हैं। माउंट गिरनार के ऊपर 22nd तीर्थंकार का भी टेम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है 22nd तीर्थंकार लॉर्ड नेमीनाथ, इनका भी टेम्पल वहां पे है। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज पढ़ते हैं। तीर्थंकार बेसिकली आपके सेवियर और स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे, जिनका काम होता था लोगों को धर्म सिखाना। उनका धर्म क्या है? एक राइटियस पाथ क्या है। ठीक है, तो इसके चलते हुए उन्हें क्या करना होता था, मतलब जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं उन्हें एक रास्ता दिखाना है, एक फॉरबिडेबल पास पैसे दिखाना है जिसपे वो वॉक करेंगे अगर उस पाथ पे चलेंगे। जैसे जैनिज्म के 3 रत्न क्या है, त्रिरत्ना क्या है? देखो जैन्स जो है ना, वो प्रमोट करते हैं त्रिरत्ना कि लाइफ में 3 प्रिंसिपल मानने बहुत जरूरी है। ठीक है, शॉर्ट में अगर आपको ये 3 रत्न याद रखने हैं, एक सेंटेंस जो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है जेन्स के लिए, पर याद करने के लिए हमने याद रखना, जेन्स लाइक KFC। दो, जैनिज्म पूरा नॉन वायलेंस का है, पर सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए याद करने के लिए। के का मतलब राइट नॉलेज, F का मतलब राइट फेथ, और तीसरा है राइट कंडक्ट। इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका जैनिज्म का रिलीजन बना हुआ है। ठीक है, राइट नॉलेज का मतलब है कि जो महावीरा है, ये महावीरा के टाइम बनाए गए थे प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो लास्ट तीर्थंकार थे तो उनके साथ जुड़े हुए हैं ये। राइट नॉलेज का मतलब है कि जो महावीरा को नॉलेज है उसे तुम हमेशा सही मान के चलोगे। राइट फेथ का मतलब है कि जो महावीरा बता रहे हैं, जो महावीरा सिखा रहे हैं, तुम उन्हें बिना सवाल किए उस चीज में विश्वास करोगे। उनकी टीचिंग्स के ऊपर, अगर वो कह रहे हैं भगवान नहीं है तो नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, वो सही है। मतलब अंधविश्वास करना है, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, उनकी नॉलेज को क्वेश्चन नहीं करना है। ऐसे नहीं कि किसी चीज को क्वेश्चन नहीं करना, उनकी नॉलेज को क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, और लास्ट है अपने कंडक्ट को मैनेज करना है। आप लाइफ में क्या करते हो, कैसे करते हो, वो चीज को आपने मैनेज करना है। कंडक्ट के अंदर 5 चीजें आती हैं याद करने के लिए। इल्साल, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करनी, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, एस्थेटिक लाइफ जीनी है, प्रॉपर्टी नहीं, किसी से चोरी नहीं करनी, और पहला क्या था, किसी लाइफ को इंजर नहीं करना। ठीक है, तो ये इंजर का है, ये कभी झूठ नहीं बोलना उसका है, ये स्टील चोरी नहीं करनी, ये एक्वायर प्रॉपर्टी कभी भी जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखनी, और लाइफ एस्थेटिक बिल्कुल सिंपल एक भिक्षु की तरह जिंदगी जीनी है। ये इल साल के ऊपर ये इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये पाथ दिखाया गया कोई भी ऐसे इंसान को जो अपने बर्थ और डेथ के जो साइकिल में हम सब फंसे हुए हैं। ठीक है, रिलीजन्स के मुताबिक साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है। ठीक है, जिसे
संसार भी कह सकते हैं। इस संसार वर्ड यहीं से आया, संसारिक जिंदगी। तो संसार का जो साइकिल है, अगर तुम इसे ब्रेक करना चाहते हो, तुम्हें सबसे पहले त्रिरत्ना मानने, और त्रिरत्ना में ही ये 5 प्रिंसिपल्स भी आ जाएंगे कंडक्ट के अंडर। ये सब फॉलो करोगे तो अपने आप तुम इस साइकिल को ब्रेक कर दोगे। ठीक है, तो फिर तुम जो डेथ और रीबर्थ है इससे मुक्त हो जाओगे और एक्चुअली तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो इसलिए एक तीर्थंकार क्या कोशिश करता होता था, सबसे पहले तीर्थंकार को अपने आप को और अपनी सोल को समझना जरूरी है। जब उन्हें अपनी सेल्फ और अपनी सोल की समझ हो जाती थी, उन्हें केवल ज्ञान तब उन्हें रेफर करते थे ओमनी साइंस के ओनली वन जिसे नॉलेज है। केवल ज्ञान का मतलब वो इकलौता आदमी जिसे सारी नॉलेज है। ठीक है, ये बेसिकली लोगों को इस संसार से महावीरा स्वामी की तरफ लेके जाते थे। महावीरा स्वामी जैसे सॉरी आपके बुद्धिज्म में वो रेफर करते हैं। परिनिर्वाण क्या होता है, कभी सुना है? निर्वाण क्या होता है? निर्वाण वर्ड सुना है? देखो, कभी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं पेपर में एंशिएंट और मिडीवल के, जो शायद आपने ना पढ़े हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये। तुम कभी भी बैठ के 100% कवरेज तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्ट्री 4000 5000 साल पुरानी है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। करना क्या होता है जब तुम्हें क्वेश्चन आता है, अगर तुमने स्मार्ट गेस लगाना भी है, वर्ड्स को हमेशा ब्रेक करके ये ढूंढा करो कि कोई वर्ड आज तक तुमने कहीं सुना है मॉडर्न टर्म में, जब भी तुम, और आखिरी में इंग्लिश के वर्ड्स में से एक काट दिया करो, फिर तुम्हें वो सेंस ज्यादा बनवाया करेगा। ठीक है, वो बस इंग्लिश में लिखा होता है और आपको पेपर में गेस लगाने के लिए ठीक है। तो निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, बिल्कुल शांति मिल जाना। परिनिर्वाण है अल्टीमेट पीस। जब बुद्धा की डेथ हुई थी, उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जितने भी मॉन्क्स होते थे, उन्हें कभी भी अल्टीमेट पीस जो है वो परिनिर्वाण है। उसका ऑपोजिट वर्ड जो आपके जैनिज्म में एग्जिस्ट करता है, वो महावीरा स्वामी, लिबरेशन का ये पाथ है। ठीक है, जैन कॉस्मोलॉजी मॉडर्न टाइम में पूरे टाइम को 24 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक 2 हाफ्स में डिवाइडेड है टाइम। देखो, आपकी जैसे घड़ी होती है, घड़ी को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो। आपका क्लॉक है 12 6 3 और 9। इसे अगर मैं हाफ डिवाइड करूं, ये वाला हाफ राइजिंग है और ये वाला हाफ डिक्लाइनिंग है। ये डिक्लाइन ही कर रहा है ना, नीचे को आ रहा है, और ये राइज कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे जब लगा के देखोगे, मतलब यही जैन कॉस्मोलॉजी में ही टोटल 24, मतलब इससे बड़ी घड़ी लगा लो, मैं सिर्फ घड़ी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे 24, ये 12 थे, 12 की जगह और बड़ी घड़ी बना लो, 24 लोगों को उसमें डाल लो। जो पहले 12 लोग रहे हैं उन्हें उत्सरा पिन्नी के टाइम पे माना जाता है कि जब टाइम असेंड हो रहा था, जब दुनिया में जैनिज्म का प्रभाव एक बारी बढ़ा, मतलब दुनिया में रिलीजन बढ़े। ठीक है, लोगों में स्पिरिचुअलिटी बढ़ी, लोगों में मोरल्स बढ़े। उसके बाद डाउन साइकिल डिसेंडिंग टाइम आया, जब लोगों में ओवर द टाइम मोरल्स कम हुए। अब आगे माना जाता है कि फिर से 24 तीर्थंकार होंगे फ्यूचर में जाके, मतलब जैनिज्म में जो लिखा है, और फिर से ऐसा ही टाइम आएगा। ठीक है, सेकंड करंट अफेयर जो आपका है वो आपके एक एनिमल बारे है, जिसका आपको कोई पेपर में पूछा जा सकता है। हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर बेसिकली हिमालय, सारे हिमालयाज में पाया जाता है। अगर आपको स्टेट्स पूछी जाए इंडिया में, ठीक है, कई बार स्टेट्स पूछी जाती हैं, उनके अंदर के नेशनल पार्क्स पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर आपको ये पता है कि ये नेशनल पार्क इस स्टेट के अंदर है, जो हम पूरी लिस्ट याद करेंगे, ठीक है,
ये नेशनल पार्क इस स्टेट के अंदर है। और मैं इस करंट अफेयर में जैसे अलग से बता रहा हूँ कि पूरे जो ब्राउन बियर है ये सारे हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाते हैं, यानी कि तुम जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश तक जाओगे तुम्हें हिमालयन ब्राउन बियर मिलेगा। तो जहां पे भी मतलब उत्तराखंड भी आ गया, हिमाचल भी आ गया, सिक्किम भी आ गया, ये सारे एरियाज अपने आप कवर हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये बियर कौन सी कंट्री, क्या ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं और भी। देखो सबसे पहले तो जब मैंने ये बोला है कि हिमालयाज में पाए जाते हैं, हिमालय सिर्फ इंडिया में तो वैसे ही नहीं पाए जाते। दो कंट्रीज तो एटलीस्ट और आपके साथ जुड़ती हैं। एक का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, एक नेपाल है और दूसरी भूटान है। ठीक है, वहां पे भी हिमालयस है, प्लस चाइना की साइड पे भी हिमालयस है। और हिमालयस की कंटिन्यूएशन हिंदू कुश और ये सारे माउंटेन्स पे भी है। इस कारण ये एक्चुअली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इस रीजन में पाए जाने वाला जानवर है। तो बेसिकली करंट अफेयर क्या आया हुआ था, इनका जो पूरा लाइवलीहुड है, जो इनका हैबिटेट है, हैबिटेट क्या होता है एक जानवर का? हैबिटेट होता है वो एरिया जहां पे वो रोम करता है और अपनी सारी नीड्स पूरी करता है। ठीक है, वो उस जानवर का हैबिटेट होता है। ठीक है, तो ब्राउन बियर का जो हैबिटेट है, जो आपके हिमालयस है, बेसिकली एक तो हिमालयस में कंस्ट्रक्शन हम करी जा रहे हैं, और दूसरा क्लाइमेट चेंज कारण वहां पे वेजिटेशन में चेंज आ रहा है, जानवरों में चेंज आ रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली ये ब्राउन बियर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये इश्यू आ रहा है आपको। तो हिमालयन ब्राउन बियर IUCN की जो लिस्ट है, IUCN देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। IUCN क्या है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है दुनिया में अवेयरनेस फैलाना रिगार्डिंग कंजर्वेशन, कि स्पीशीज की कैसे कंजर्वेशन की जा सके। स्पीशीज में आपके प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, दोनों चीजें। तो कंजर्वेशन, अगर अवेयरनेस बढ़ानी है, तुम अवेयरनेस कैसे बढ़ाओगे? अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये एक रेड बुक रिलीज करता है। रेड बुक बेसिकली क्या है कि ये हर जानवर का क्या स्टेटस है, मतलब क्या उसकी पॉपुलेशन सस्टेनेबल है, क्या उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, क्या उसकी पॉपुलेशन सिर्फ ज्योग्राफिकली एक एरिया में बची है, ऐसी स्टडीज कंडक्ट करता है। बेसिकली ग्राउंड लेवल पे IUCN कुछ नहीं करता। इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है? अल्टीमेटली करना क्या चाहता है कि अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए इन रिपोर्ट्स के थ्रू, गवर्नमेंट्स को अपने आप मोबिलाइज कर पाएंगे, हम लोगों में अवेयरनेस जगा के, लोगों के थ्रू सरकारों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके कि इन स्पीशीज को बचाओ। तो इसलिए ये इनका स्टेटस रिलीज करते रहते हैं। जो आपका हिमालयन ब्राउन बियर है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है ये हाईएस्ट रिस्क लेवल पे पहुंच चुका है। इसके बाद तो मतलब ये लुप्त ही है, मतलब खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा हिमालय से। ठीक है, पर अगर तुम्हें स्पेसिफिकली कभी IUCN का क्वेश्चन में ना नाम लिख के सिर्फ ये पूछा जाए इन हिमालयाज इसका स्टेटस क्या है, हिमालयस के अंदर ये इंडेंजर्ड है, ये जो सिर्फ आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ है ना हिंदू कुश, उसके कारण इसके स्टेटस डिक्लाइन हुआ है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये वहां पे है। पर अगर IUCN वर्ड आपके स्टेटमेंट में आ गया, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अपने आप सही होगा, उसमें उसमें फिर इंडेंजर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये वर्ड आपने पेपर में ध्यान से देखना है कि अकॉर्डिंग टू IUCN स्टेटस पूछा है या अकॉर्डिंग टू सिर्फ हिमालयस पूछा है। ठीक है, तो इतने से इसका मतलब चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज इजराइल सूडान की डील। देखो इजराइल USA ना एक रिसेंट टाइम में USA बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है।
बेसिकली इसका एक रीजन ये है कि इस टाइम आपके यूएसए में इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन से क्या लेना देना इजराइल का? सागर का मुझे क्वेश्चन आया कि क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या ये पूरी लिस्ट याद करनी होती है? नहीं सागर, मैं आपको ना लिस्ट लिखवाऊंगा, जितने जानवर इंपॉर्टेंट है हम सारे वो करेंगे, ठीक है? क्योंकि नहीं तो लिस्ट, जानवरों की तो लिस्ट बहुत ही ज्यादा है, हम सारे जानवर नहीं करते, हम सिर्फ वो जानवर करते हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंडिया में भी सारे मतलब जानवर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जानवर हमारे लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, कुछ रेप्टाइल्स, कुछ मैमल्स, वो हम वो सारे करेंगे, ठीक है? अब ये जो यूएसए, और देखो यूएसए इजराइल के पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है इजराइल के मिडल ईस्ट में रिलेशन इंप्रूव करने के लिए। इसका एक बैक एंगल है, मैं आपको बैक एंगल भी बताता हूँ। इसका बैक एंगल है कि यूएसए में इस साल इलेक्शन है, ये 3 नवंबर को आपके इलेक्शन आ गए हैं। यूएसए में इलेक्शन से क्या लेना देना है? देखो जो आपका ट्रम्प है ना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बहुत ज्यादा जोर लगा रही है इजराइल के पीछे। ट्रम्प के जितने वोटर हैं वो कंजर्वेटिव, रिलीजियस, ऑर्थोडॉक्स है। ये उसका मेन बेस है जिसने उसे पिछली बारी भी जिताया था। और ये मतलब आपके 2 स्पेसिफिक रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी और जो आपके जूस हैं, जुडाइज्म के जूस हो गए। ये 2 रिलीजन्स खासकर जो जेरूसलम जैसे शहर हैं, और इन दोनों रिलीजन्स में जो इजराइल में जेरूसलम शहर है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इनमें खासकर इजराइल के लिए सिंपैथी है। और ट्रम्प वैसे भी पता ही है मुस्लिम्स के लिए कैसे सेंटिमेंट होल्ड करता है, ठीक है? तो ये 2 ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स तो खासकर बिकॉज ट्रेडिशनल मेडिवियल, जब से इस्लाम आया है दुनिया में, इनकी तो क्रुसेड्स और बहुत सारी लड़ाइयां भी होती आई हैं। तो अगर जब भी आपका ट्रम्प इजराइल की साइड लेता है अगेंस्ट पैलेस्टाइन जो एक मुस्लिम देश बनना था, तो अपने आप उसका ये जो बेस है, ये वोटर बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस कारण यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम खास इस एफर्ट में लगी हुई है कि हम किसी तरीके से आपके इजराइल को मिडल ईस्ट में मैक्सिमम रिकॉग्निशन दिला सके। रिकॉग्निशन दिलाने का मतलब क्या होता है? देखो रिकॉग्निशन दिलाने का मतलब होता है कि कंट्रीज एक दूसरे की सरकारों को लेजिटिमेटली रिकॉग्नाइज करती हैं कि हाँ ये कोई देश है और इसकी सरकार एक लीगल वे से वहां पे बैठी हुई है। जब तुम रिकॉग्नाइज करते हो, तुम अपने जो रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, वो नॉर्मलाइज करते हो। जब तुम रिलेशन नॉर्मलाइज करोगे तो दोनों साइड की जो कैपिटल शहर होते हैं, तुम वहां पे हमेशा एम्बेसी ओपन करोगे। एम्बेसी हमेशा कैपिटल शहर में ही होती है, जो स्टेट की कैपिटल होती है, और फिर एक दूसरे के वहां पे मतलब तुमने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। तो यूएसए यही कोशिश कर रहा है। 3 कंट्रीज जो आपके मिडिल ईस्ट में अब तक आपके इजराइल को रिकॉग्निशन दे चुकी हैं, उसके साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर चुकी है। सबसे पहले किसने किया था? आपको स्टेट सर्विसेज में यही पूछा जा सकता है, पीसीएस एचएएस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे पहली कौन सी कंट्री थी जिसने इजराइल, मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दी, फुल मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर किए? ये सारे आपके ऑप्शन है, मतलब सारे में आप। हाँ जी, सबसे पहले कौन था? इजिप्ट। इजिप्ट तो बहुत ही पुराना है। इजिप्ट तो चलो रीसेंट हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, इजिप्ट तो यूएसए का लाई है, ये तो यूएसए का बहुत पुराना लाई है। तो हाँ बिल्कुल वैसे ऑप्शन ये सही पड़ता है, अगर इजिप्ट ऑप्शन आएगा तो इजिप्ट ने सबसे पहले किया हुआ है, ये तो बहुत ही साल पहले की बात है, रीसेंट की बात कर रहा हूँ। इजिप्ट रिकॉग्नाइज है बिल्कुल, ये पहले से है। अभी रिसेंट तो पहले बहरीन ने किया ना? नहीं, सबसे पहले यूएई ने किया, फिर बहरीन ने किया,
अरब उसके सूडान, बाद ठीक है। इजिप्ट अर्लीस्ट है, बिल्कुल तुम्हारा गेस, मतलब तुम्हारा पॉइंट सही है, ठीक है। ये अर्लीस्ट, ये बहुत ही पुराने टाइम से है। अब पर अगर आपको क्वेश्चन में रीसेंट आता है और उसमें इजिप्ट का ऑप्शन अगर एक्चुअली नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है, वैसे आता है तो अगर इजिप्ट ऑप्शन में आता है, इजिप्ट सबसे पहली कंट्री है जो एक्चुअली जिससे रिकॉग्नाइज किया था। अभी रिसेंटली सबसे पहले यूएई ने किया, ठीक है, ये आपका यूएई है। उसके बाद बहरीन, यहाँ पे छोटी सी डॉट सी कंट्री है सऊदी अरेबिया के यहाँ साथ में, ठीक है। अब सूडान ने भी कर दिया। जॉर्डन ने भी किया है ना? जॉर्डन ने पहले से किया हुआ है, इजिप्ट और जॉर्डन ने बहुत पहले से किया हुआ है। ये इन दोनों ने रिकॉग्निशन दी हुई है। इसकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है? इसराइल की, इसराइल को ईरान तो खैर नफरत ही करता है, इराक ने भी नहीं दी हुई, सऊदी अरेबिया ने भी नहीं दी हुई, ओमान ने भी नहीं दी हुई, यमन ने भी नहीं दी हुई, और सीरिया ने भी नहीं दी हुई, और लेबनान, हाँ नहीं, लेबनान ने भी दी हुई है। तो बस ये सारी कंट्रीज हैं। तो इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो बहुत पुराने रिलेशन, ये तो जब इनकी वॉर हुई थी वो 70s में, उसके बाद से इन्होंने अपने रिलेशंस 80s के टाइम, 80s 90s के टाइम इन सब ने अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर लिए थे। तभी देखो वॉर के टाइम जो इसराइल था ना, एक्चुअली चाहे जब जितनी मर्जी बड़ी कंट्री हो, इसराइल ने वॉर जीत के ये वाला पूरा एरिया हथिया लिया था इजिप्ट का। ये रिटर्न ही तब किया है जब वॉर मतलब रिलेशन नॉर्मलाइज हुए, नहीं तो उसने कभी रिटर्न ही नहीं करना था, ठीक है। जैसे पैलेस्टाइन का एरिया दबाया हुआ है, वैसे ये भी दबा जाना चाहिए। क्या होगा, क्लियर है? तो बाकी इस मैप को आसपास किस कंट्री को कौन सी बॉर्डर कहाँ लगती है, इस मैप को आज आपने पूरे डिटेल से अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया आपका ना बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अच्छा, एक प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके, लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी है इस एरिया में, कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है इनमें से? जॉर्डन। गलत, इनमें से कोई कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है। जॉर्डन को ये पानी का ये पॉइंट जा रहा है, यहां जाके ना सिर्फ ये कुछ ही किलोमीटर की बाउंड्री है, छोटी सी ये लगती है। ये एक्चुअली पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मतलब थोड़ा अलग करके और ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। लोग धोखा खा जाते हैं, जॉर्डन दिखने में लगता है कि लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे ना ये जो वाटर बॉडी है, ये गल्फ ऑफ कौन सा है, अकाबा, AQUB है अकाबा, वो यहाँ पड़ता है, एक गल्फ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो छोटी सी वाटर बॉडी है ये गल्फ है। तो गल्फ ऑफ अकाबा जॉर्डन को टच करवाता है और रेड सी में ओपन करता है। इस कारण बहुत छोटी सी बाउंड्री है, पर उसके कारण वो लैंडलॉक्ड नहीं रहता, ठीक है। इस टाइम यहाँ पे ऊपर टॉप पे भी प्रॉब्लम चल रही है, अर्मीनिया और अजरबैजान में, ठीक है। तो ये अब अर्मीनिया एक तरह से लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज लैंडलॉक्ड होंगी जिन्हें आसपास कहीं कोई समुद्र नहीं लगता, क्लियर है? तो अर्मीनिया अजरबैजान बारे किसी और करंट अफेयर में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हें अभी लड़ने दो थोड़ा सा और, फिर हम आएंगे उनके ऊपर कभी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी करंट अफेयर पे कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, कोई डाउट नहीं, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।